नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे। डिस्प्यूट दो प्रकार का होता है। पहला तो पीसफुल और एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दूसरा है कोअर्सिव एंड द कंपल्सिव मीन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो कि हमारे यूएन चार्टर के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में बताया गया है। चैप्टर 6 डील करता है आर्टिकल 33 से 38 तक और चैप्टर 7 डील करता है 79 से 51 तक। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट चैप्टर 6, जो कि आर्टिकल 33 से 38 तक कहा गया है, तक बताया गया है यूएन चार्टर में। चलिए अब हम एक एक करके जानेंगे कि चैप्टर 6 क्या कहता है। पहले तो आप इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 33 आखिरकार कहता क्या है। देखिए, जब कभी भी किसी पार्टीज में या दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो सबसे पहले तुरंत आईसीजे के पास नहीं पहुंच जाएगा। सबसे पहले उन्हें पीसफुल मीन से सेटल करने की कोशिश की जाएगी, जो कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 33 में दिए गए हैं। कौन कौन से मीन्स दिए गए हैं? नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिजॉर्ट टू रीजनल एजेंसीज और अरेंजमेंट एंड अदर पीसफुल मीन्स ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है ना। इसके बाद इसका पैरा 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 का पैरा 2 क्या बोलता है? ये कहता है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल को ये सिचुएशन लगती है कि पार्टीज टू द डिस्प्यूट को बुलाया जाए कंसिलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, तो वहां सिक्योरिटी काउंसिल उनको बुलाएगा। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगेगा कि इंटरनेशनल फ्रिक्शन या कोई ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी जो है एंडेंजर्ड हो रही है, प्रॉब्लम में आ रही है, तो वो वहां पर क्या करेगा कि उन प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और इंक्वायरी करेगा। ठीक है। आर्टिकल 34 के बाद हम आर्टिकल 35 पे आते हैं। आर्टिकल 35 3 पैरा में दिया हुआ, आर्टिकल पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, जिसमें पैरा 1 बात करता है उनके लिए जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और आर्टिकल 2 और 3 उनके बारे में बात करता है जो यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। तो जो यूएन के मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 35 के पैरा 1 में, जिसमें ये कहता है कि जब कोई दो पार्टीज किसी डिस्प्यूट में आती हैं तो वो यूएन के ऑर्गन्स मतलब सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का अटेंशन पा सकती हैं। लेकिन क्या कहते हैं वो ऑर्गन्स, वो स्टेट्स जो यूएन के ऑर्गन्स नहीं हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई एडवांस प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। वो एडवांस प्रोसीजर्स क्या हैं? पहली बात तो देखिए, जो कि नॉन मेंबर्स हैं, जो कि यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा करी गई है आर्टिकल 35 के पैरा 2 में। तो उनको कुछ एडवांस प्रोसीजर करने होते हैं। क्या करने होते हैं कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले कि सिक्योरिटी सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ को ये डिस्प्यूट ये मैटर देंगे। फिर जो सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ हैं वो क्या करेंगे कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंडेशन करेंगे, सिफारिश करेंगे, और क्या कहते हैं, अगर सेक्रेटरी जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल को अगर ऐसा लगता है कि इस पर कोई प्रोसीडिंग्स की जानी चाहिए तो वो इस पर अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे। फिर आर्टिकल 35 का पैरा 3 क्या कहता है? आर्टिकल 35 का पैरा 3 ये कहता है कि जनरल असेंबली जब भी इन डिस्प्यूट के लिए कोई कार्यवाही करेगी तो वो आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12 को मद्देनजर में रखते हुए करेगी। अब आते हैं कि आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12 कहता क्या है। आर्टिकल 11 देखिए, ये डील करता है डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। डेलिबरेटिव फंक्शंस मतलब कि मतलब जिस पर वो विचार विमर्श कर सके। आर्टिकल 11 सीधे सीधे देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि जनरल असेंबली का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? डेलिब्रेशन, मतलब विचार विमर्श करना। अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो कोई भी विचार विमर्श मतलब कि डिस्कशन, एडजस्टमेंट और पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, ये सब करने की जरूरत है, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी काउंसिल से डिस्कस कर सकेगा कि किस तरीके से प्रोसीडिंग्स इसकी की जाए, और अगर उसको लगेगा कि इसके रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन पास करनी चाहिए तो वो रिजोल्यूशन भी पास करेगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 ये कहता है कि
जब भी सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जब भी कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट को प्रोसीड करेगी तो वहां पर जनरल असेंबली उनके कार्यवाही में किसी तरीके कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 12 का पैरा 2 ये कहता है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी सेशंस लाती है या जो भी सेशंस पर ये वह अपनी कार्यवाही या प्रोसीडिंग्स करती है, सेक्रेटरी ऑफ द जनरल असेंबली क्या करेगी कि इन मैटर्स को जनरल असेंबली को बराबर नोटिफाई करती रहेगी, बराबर बताती रहेगी। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 12। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि पहले तो जो आर्टिकल 33 में जो पैसिफिक मींस दिए गए हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे जो है बात नहीं बनती है। तो कोई और पैसिफिक तरीके हैं, कोई और तरीका है जिसके थ्रू क्या कहते हैं डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी काउंसिल उसे भी कंसीडर करेगी। फिर आर्टिकल 36 का पैरा 2 क्या कहता है कि अगर जो पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट हैं, मतलब कि जो डिस्प्यूट की दो पार्टीज हैं, अगर वो पहले से कोई प्रोसीजर डिसाइड कर रखी हैं कि हमारे इस डिस्प्यूट को इसी प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व किया जाए, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसे भी कंसीडर करेगी। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 36 के पैरा 3 में। आर्टिकल 36 का पैरा 3 क्या कहता है? आर्टिकल 36 का पैरा 3 बात करता है लीगल डिस्प्यूट के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पूछा जाता है कि डिस्प्यूट क्या है। तो देखिए डिस्प्यूट को दो तरीके से बताया गया है यहाँ पर। पहला तो लीगल डिस्प्यूट, दूसरा है पॉलिटिकल डिस्प्यूट, ठीक है ना। तो मतलब कि इसमें जो यूएन में हमारे जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो बेसिकली दिए गए हैं लीगल डिस्प्यूट्स के लिए। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की कोई खास बात यहाँ पर करी नहीं गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर जो प्योर पॉलिटिकल डिस्प्यूट पे बेस्ड है तो उनके लिए ये प्रोसीजर्स काम नहीं आएंगे। ये प्रोसीजर्स सिर्फ लीगल डिस्प्यूट्स के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो उनको पहले पीसफुल मींस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन जब पीसफुल मींस से वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तब ये मैटर क्या किया जाएगा, तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल को भेजा जाएगा। फिर आर्टिकल 37 का पैरा 2 क्या कहता है? आर्टिकल 37 का पैरा 2 ये कहता है कि सारा तरीका अपना करके देख लिया गया भैया, पीसफुल मींस से जितना भी दिया हुआ है, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, गुड ऑफिसेस, ये सब करके देख लिया गया। और भी चीज़ें करके देख ली गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा, इस मैटर को तुरंत आर्टिकल 36 के पैरा 1 के थ्रू डील करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि मानिए कि जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं, ठीक है, मानिए उसमें कोई एक पार्टी ये कहती है कि भाई आज हम, जैसे मानिए कि दो कंट्रीज हैं, इंडिया और श्रीलंका में किसी चीज़ को कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इंडिया ये कहेगा भैया आज हम श्रीलंका को बम से उड़ा देंगे, सीधे तोप चलाएंगे। अब हम सीधे बात वही चीज़ से हमारा काम नहीं चलेगा, मतलब बहुत दिमाग खराब कर रखा श्रीलंका ने, अब हम सीधे तोप चला देंगे, बम लगा देंगे। मतलब कि वो कोई कंपल्सिव मीन से उस डिस्प्यूट को करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे श्रीलंका कहेगा अरे भाई हमें बम पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, हमें तोप नहीं चलानी है, हम बातचीत या कंसिलिएशन के पीसफुल मीन से ही हम इस डिस्प्यूट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर श्रीलंका चाहेगी तो वो सिक्योरिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट कर सकेगी कि आप प्लीज़ इंडिया से कहिए कि इस डिस्प्यूट को पीसफुल मीन से पूरा करें, मतलब हमें कोई कंपल्सिव या कोर्सिव मीन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या करेगी सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया से रिकमेंड कर सकेगी, सिफारिश कर सकेगी प्लीज़ आप जरा इसको पैसिफिक मीन से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। क्या कहते हैं यहाँ पे कंपल्सिव मीन्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट प्रीजुडिस द पावर्स गिवन अंडर द आर्टिकल 33 to 37, मतलब कि 33 और 37 की पावर्स को कम किए बिना ही वो क्या करेगी, क्या कहते हैं जो अदर पार्टी है जो कि कंपल्सिव मीन चाहती है उनसे वो रिकमेंडेशन कर सकेगी।
अच्छा दोस्तों, जब मैंने आपको ये कहानी बता दी तो इसको आप यूएन चार्टर से पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। आप चार्टर उठाइए और आर्टिकल 33 से 36 तक 38 तक इसको पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, तभी ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम आते हैं, एक एक करके इन डिस्प्यूट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पैसिफिक सेटलमेंट मीन क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या कहता है? By arbitration means method through which a dispute is referred to the certain persons called arbitrators. Their decisions known as award, and these arbitrators are selected by the parties to the dispute. जब भी कोई मामला आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर कुछ आर्बिट्रेटर्स अवेलेबल होते हैं जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Hague Convention of the 1899 wherein the international law relating to the arbitration was the codified। देखिए हेग कॉन्वेंशन था 1899 का जिसमें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ रिलेटिंग टू द आर्बिट्रेशन को कोडिफाई किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन। हेग कन्वेंशन 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को स्टैब्लिश किया गया था। दिस वर्क वाज कंप्लीटेड बाय द हेग कॉन्फ्रेंस 1907। जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था उसको हेग कन्वेंशन 1907 के थ्रू कंप्लीट किया गया। बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट हेल्ड थ्रू ट्रीटी 1794 बिटवीन द इंग्लैंड एंड द अमेरिका। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले भी आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट को फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है। किसके थ्रू? जय ट्रीटी 1794 के थ्रू बिटवीन द इंग्लैंड एंड अमेरिका। और कौन कौन से डिस्प्यूट्स को जो आर्बिट्रेशन के थ्रू वो कंप्लीट किया गया, आइए देखते हैं। अल्बामा क्लेम आर्बिट्रेशन 1872 in which the America had claimed the compensation from the Britain on ground that it had violated the law of the neutrality. The permanent court of arbitration gave their reward in favor of the America and held that the Britain held liable to pay the compensation. अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ही डिस्प्यूट क्रिएट हो गई थी जिसमें अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि ब्रिटेन ने प्रिंसिपल या लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को ब्रीच किया है, तो इसके लिए उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो ये मामला जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है तो वो यही कहता है कि यहाँ पे ब्रिटेन अमेरिका को कंपनसेशन देगा। और कौन कौन से डिस्प्यूट डिसाइड किए गए आर्बिट्रेशन के थ्रू? मस्कट धौ केस 1905, नॉर्दर्न अटलांटिक कोस्ट फिशरीज केस 1910, सावरकर केस 1911, कच्छ ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द 1968। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्टीज किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू फाइनलाइज करना चाहती हैं वो अपने आर्बिट्रेटर्स खुद चुन सकती हैं। जैसा कि आप रन ऑफ कच्छ केस जो 1968 में हुआ वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें क्या हुआ देखिए कि वन आर्बिट्रेटर एल्स बेबर of the Yugoslavia by India and the another arbitrator Nasrullah Entezem of Iran जो है हार किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे नॉमिनेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअली उसे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई थर्ड पार्टी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आर्टिकल 15(1)(d) of the Constitution of India provide that state shall endeavor to encourage the settlement of the international dispute by arbitration in the directive principle of the state policy। इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के प्रोसीजर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(1)(d) में मेंशन किया गया है। दूसरा मेथड क्या है? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या है कि सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू द डिस्कशन एंड और एडजस्टमेंट। ठीक है, अब कौन कौन से डिस्प्यूट्स नेगोशिएशन के थ्रू फाइनलाइज किए गए, सॉल्व किए गए हैं? सिमला कॉन्फ्रेंस इन 1976 बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान settle their dispute through the negotiation. Another is the Sri Lanka settle their boundaries dispute in the 1974 water of the Parkway or water of the Park Strait.
और दूसरा क्या है, द फरक्का बैरिज 1977 बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ये सब केस मैटर्स जो है नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व किए गए हैं। तीसरा क्या है, गुड ऑफिसेस एंड मीडिएशन। गुड ऑफिसेस और मीडिएशन में क्या फर्क है? देखिए, मीडिएशन में क्या होता है कि जब कोई डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है तो वहां पर आपको एक मीडिएटर मिलना ही मिलना है। लेकिन गुड ऑफिसेस में क्या होता है, मीडिएटर प्रोवाइड कराया जाता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू या दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट पर। ठीक है, थर्ड पार्टी में बी अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल और बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, मैकनॉटन in 1946, Dixon in 1950, Graham in 1951, Jaring in 1957 was appointed by the Security Council as the US representative to settle the Kashmir dispute. तीसरा क्या है, मीडिएशन। मीडिएशन जैसा कि हमने ये बताया कि जब कोई डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है तो उसमें मीडिएटर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन गुड ऑफिस में क्या होते हैं, मीडिएटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं थ्रू द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल या पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो इसमें कौन मीडिएटर प्रोवाइड किया गया था? रशियन सोवियत के प्रीमियर कोसिगिन या कोसिजिन, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे, जो भी करें आप समझ लीजिएगा। इन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू द ताशकंद एग्रीमेंट 1966। अब क्या आते हैं, चौथा है गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस लेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विल्सन टू सॉल्व द रन ऑफ कच्छ इशू विच वॉज हेल्ड ऑन द 1968 बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, द सिक्योरिटी काउंसिल रेंडर गुड ऑफिस बिटवीन द नीदरलैंड गवर्नमेंट एंड द रिपब्लिक इंडोनेशिया इन 1947। ये दो मैटर्स थे जिनको गुड ऑफिसेस के थ्रू फाइनलाइज किया गया था या सॉल्व किया गया था। पांचवा मेथड आ जाता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का क्या मतलब होता है कि इसमें व्हेन द डिस्प्यूट रेफर टू द कमीशन और अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड मेक अ रिपोर्ट कंटेनिंग द प्रपोजल फॉर द सेटलमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसिलिएशन। क्या होता है, जब कोई डिस्प्यूट किसी कमीशन या कंसिलिएशन को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द प्रपोजल। कंसिलिएशन में जो प्रपोजल प्रोवाइड कराई जाती है टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, वो बाइंडिंग नहीं होती है कभी कभार। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सबमिट डिस्प्यूट फॉर द कंसिलिएशन हैज बीन मेड इन द फ्यू मल्टीलेटरल ट्रीटीज। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कंसिलिएशन मैटर्स कंसिलिएशन के थ्रू जब डिस्प्यूट को सॉल्व करना हुआ तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी के थ्रू सॉल्व किया जाने लगा। अब हम आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनको कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व किया गया है। पैक्ट ऑफ बगोटा, एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, व्हाट इज द पैक्ट? पैक्ट क्या है? इट इज द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स एंड टू कंट्रीज। ये पैक्ट का मतलब होता है। पैक्ट ऑफ बगोटा 1948, America Treaty of the Pacific Settlement 1948, the European Convention on the Peaceful Settlement of the Dispute in 1957, Convention on the Law of Sea 1982, प्रेजेंट टाइम मतलब रिसेंट में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको कंसिलिएशन कमीशन के थ्रू सॉल्व किए गए हैं। कौन कौन से? बेल्गो दानिश कंसिलिएशन कमीशन 1952, ग्रेको इटालियन कंसिलिएशन कमीशन 1956। सिक्स मेथड है इंक्वायरी। When commission is appointed consisting of the impartial investigators for ascertaining the facts of the dispute, the process is called the inquiry. इंक्वायरी से आपको सीधे समझ में आता है कि इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। When commission is appointed and consisting of the impartial investigators for ascertaining the fact of the dispute, this process is called the inquiry. Few examples which is based on the inquiry is the Dogger Bank incident, which was the first dispute for the inquiry, Savignano in 1912 and the Tubantia in the 1960. जुडिशियल सेटलमेंट पे आ जाते हैं। अब हम जुडिशियल सेटलमेंट क्या कहता है? When the dispute is settled by the international tribunal in accordance with the rule of international law is called the judicial settlement. प्रेजेंट टाइम में सबसे मेजर जुडिशियल ट्राइब्यूनल क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
क्या सारे मामले आईसीजे के थ्रू ही सॉल्व कर दिए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एडहॉक कमेटीज भी हैं जो कि आईसीजे में जाने के पहले उनके थ्रू उन मैटर को भी चाहे तो कंसीडर किया जा सकता है। कौन कौन से एडहॉक कमिटीज हैं हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ट्रिब्यूनल फॉर लीबिया, द सुप्रीम रिस्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ जर्मन फेडरल रिपब्लिक, द आर्बिट्रेशन कमीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको इस पर रिलेटेड कोई, अगर आपको ये पीडीएफ में या ये मटेरियल चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।